तो हमारी बात चल रही थी स्कैटरिंग की। सबको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? तो स्कैटरिंग की हमारी बात चल रही थी, तो हमने कहा कि जो स्कैटरिंग है वो सिलेक्टिव होती है, और सारी नहीं तो एक टाइप की एक ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी लाइट पूरी स्कैटर हो जाए, ठीक है। और दूसरा ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर कलर जो है वो स्कैटर हो जाए, ठीक। तो सिलेक्टिव स्कैटरिंग का उदाहरण हमने देखा कि जो हमारा स्काई है उसका ब्लू कलर वो सिलेक्टिव यानी ब्लू कलर की सिलेक्टिव स्कैटरिंग का जो है परिणाम है। इसी तरीके से हमने कहा कि सुबह और शाम के टाइम पे उसका जो ऑरेंज कलर क्यों होता है, इसका साइज इतना है, ठीक है। पार्टिकल का साइज इतना है, और मान लीजिए आपकी ये से थोड़ा सा मोटा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है डॉट मैंने बना है, मान लीजिए धूल का कण है, ठीक है, और ये रे आ रही है, किरण आ रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मोटा बना देती हूँ। यहाँ मोटा बनाने से मेरा मतलब इसकी वेवलेंथ है, ठीक है। मोटा यानी ये यानी चौड़ी जो दिखाई दे इसका मतलब ये जो वेवलेंथ बड़ी वेवलेंथ है, ठीक है। तो यानी इसकी वेवलेंथ बड़ी है यानी ये मोटा है, तो अब ये इसके साथ क्या करेगा, ठीक है, ऐसे करके गुजर गया इसके ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हुई। लेकिन देखते हैं दूसरी सिचुएशन में, ये है, ठीक है, और मैंने अब ये आई, इस पार्टिकल से इस जो किरण है उसका साइज छोटा है, तो ये इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। तो यानी पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दिन के टाइम में जो पार्टिकल का साइज होता है वो छोटा होता है, शांत होता है, यानी दिन के समय जो वातावरण है, जो गैसेज है, धूल कण है, वो मान एक तरह से शांत उतना नहीं होता, ठीक है। तो ब्लू कलर का ही दिन के समय में स्कैटरिंग होता है। लेकिन सुबह और शाम के समय क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर, सुबह तो दिन के टाइम में तो क्या है ये रेज आ रही है सीधी, और शाम के टाइम पे क्या होता है आपको पता होगा, आपको शाम के दिन मतलब शाम के टाइम पे जो रेज आती हैं वो किस तरीके से आती है, वो दिन के यानी 12 बजे तो किरणें ऐसे गिरेंगी, सीधी गिरेंगी, लेकिन सुबह के टाइम पे ऐसे टेढ़ी आ रही हैं, यानी जब सूरज निकल रहा होता है तो हमें जो है यूं टेढ़ी आ रही है, उनका एंगल जो है किरणों का आने का जो एंगल है वो टेढ़ा होता है। तो इस तरीके से जब टेढ़े एंगल से यानी कम एंगल से जब किरणें आती हैं तो वो लंबी दूरी तय करके आती हैं, और सुबह और शाम के टाइम पे धूल कणों की मौजूदगी ज्यादा होती है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो वो ट्रेवल लंबा करके आ रही है रेस, दूसरा तो वायुमंडल में जो है जो पार्टिकल है वो बड़े साइज के होते हैं। ऐसा ही शाम के टाइम होता है, शाम के टाइम भी ये तिरछी जाती हैं, तिरछा उनको जाना पड़ता है रेज को, और ठीक है। तो शाम के टाइम पे भी जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो अगर बड़े पार्टिकल होंगे, पार्टिकल का साइज ऐसा इतना बड़ा हो गया, तो शाम के टाइम पे ये साइज बड़ा,
तो रेड वाली दिन तो शाम और मतलब क्या बोलते हैं सुबह, अगर इसका साइज इतना बड़ा है तो ये बड़े साइज की मतलब रेड कलर वाली, रेड से छोटी कौन सी होती है, ऑरेंज वाली होती है। आपने वो जो 7 कलर है, तो मान लीजिए ऑरेंज कलर की जो है ब्लू कलर से जिसकी वेवलेंथ बड़ी है, तो वो भी जब इससे टकराएगी, ठीक है, तो ES यानी पार्टिकल का साइज बड़ा होगा और जो ऑरेंज कलर की जो वेव है, वेवलेंथ है उसकी छोटी होगी, तो इसलिए वो भी उससे स्कैटर हो जाती है। समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आई है? किसी को नहीं आई है तो अभी पूछ लो। दिन के समय में वातावरण शांत होता है, वातावरण में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो कम भी होते हैं, उनका साइज भी छोटा होता है। तो छोटे साइज के पार्टिकल छोटी वेवलेंथ को ही स्कैटर कर पाते हैं, ठीक है। तो यानी छोटे वेवलेंथ की किरणों को ही स्कैटर कर पाते हैं। और अगर कलर की बात करें तो सबसे छोटे कलर की वेवलेंथ, जो कलर की वेवलेंथ कौन सी होती है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे छोटी होती है। तो इसलिए दिन के समय जो स्कैटरिंग होगी वो केवल ब्लू कलर की हो पाती है, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे जो है वायुमंडल में मौजूद जो पार्टिकल हैं उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। खासकर धूल के कणों की वजह से होते ना गोधूली वेला, तो सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे एक तो किरणों को तिरछा यानी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, दूसरा पार्टिकल का साइज भी, ठीक है, वो बड़ा होता है। तो अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो इसका मतलब है वो बड़ी वेवलेंथ की जो किरणें हैं उनको भी स्कैटर कर सकती हैं। तो इसलिए सुबह और क्या शाम के टाइम पे ऑरेंज ऑरेंज जो रेड से तो थोड़ा छोटा है लेकिन ब्लू ग्रीन उन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ऑरेंज या रेड कलर की किरणों को भी स्कैटर कर पाते हैं। समझ रहे हो? सबको क्लियर हुई ये बात? यस मैम। हाँ, यस। यानी ये पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा और उनके टेक्सचर पे डिपेंड करेगा कि किस कलर की स्कैटरिंग होगी, क्योंकि दिन के टाइम पे पार्टिकल का साइज डिफरेंट था और मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे जो पार्टिकल का साइज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए तो जो सिलेक्टिव स्कैटरिंग है, जो दिन के समय ब्लू कलर की सिलेक्टिव स्कैटरिंग होती है, तो वो मॉर्निंग और इवनिंग में वो क्या है बड़ा साइज होने के वजह से क्या है ऑरेंज कलर की स्कैटरिंग या रेड कलर की स्कैटरिंग कर देती, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो हो गए सिलेक्टिव स्कैटरिंग के उदाहरण। अब ये देखते हैं तो पूरे के पूरे प्रकाश की स्कैटरिंग होती है तो वो कैसी होती है। अब तुम जब देखते हो तो दिन के समय रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे यानी प्रकाश मौजूद नहीं है ना, ठीक है। और दिन के समय क्या होता है, तो दिन का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो आसमान को छोड़िए, ठीक है, आप कमरे के अंदर बैठे हैं या बाहर हैं तो आपको कैसा कलर दिखाई देता है, बताइए। बताइए जल्दी। तो दिन के टाइम पे जो चीजें आपको दिखाई यानी आपका जो है आपके आसपास कैसा कलर होता, व्हाइट कलर ही होता होगा ना, कि और कोई कलर है। आप अपने कमरे के अंदर बैठे हैं या बाहर बैठे तो वो आपको कैसा कलर दिखाई देता है जो प्रकाश का है, वाइट। व्हाइट ही होता है ना, व्हाइट यस ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम रूम के अंदर बैठे हैं, मान लीजिए आपके घर के अंदर आप बैठे हैं लेकिन आपके ऊपर सूरज की कोई डायरेक्ट किरणें तो नहीं आ रही हैं, ठीक है। आप घर के अंदर बैठे हैं, सूरज की डायरेक्ट किरणें तो आप तक नहीं आ रही हैं, ठीक है, लेकिन प्रकाश फिर भी पहुंच रहा है। तो दिन के टाइम पे चाहे कमरे के अंदर बंद है लेकिन कुछ मात्रा में प्रकाश अगर बहुत ही ज्यादा आप जैसे आपकी खिड़की है, कांच है, ठीक है, अगर वो भी ना हो, ठीक है, तो भी कुछ हद तक जो प्रकाश है रूम के अंदर भी आता है। और सिर्फ प्रकाश प्रकाश नहीं, हीट भी तो आती है,
क्या हम बाहर खड़े होते हैं, क्या हमें तभी गर्मी लगती है? हम कमरे के अंदर या घर के अंदर होते हैं तभी भी तो हमें गर्मी लगती है कि नहीं? तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है, जैसे अगर हम हीट की बात करें तो पूरी ही वायुमंडल का, पूरी ही हवा का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो जैसे ही पूरी ही हवा धीरे धीरे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो आप वो हवा, अब हवा है अंदर बाहर वाली कनेक्टेड तो है, तो आपको अंदर भी, ठीक है। लेकिन प्रकाश का क्या है कि ये जो हमें व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, हम कमरे के अंदर हैं और चीजें हमें मतलब एक तरह से सफेद दिखाई दे रही हैं, तो वो पूरा का पूरा प्रकाश जब स्कैटर हो गया, तो पूरा प्रकाश जब स्कैटर हो गया तो आपको चीजें क्या होंगी? जब पूरा का पूरा प्रकाश का एब्जॉर्प्शन होता है तो आपको ब्लैक कलर दिखाई देता है। हमने उस दिन भी बात करी थी। अगर पूरे प्रकाश को, सातों के सातों रंग को कोई भी वस्तु सातों के सातों रंग का अवशोषण कर ले, सोख ले और रिफ्लेक्ट किसी को भी ना करे, तो उस चीज का कलर ब्लैक दिखाई देगा। और कोई भी वस्तु अगर सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर दे, वापस भेज दे, किसी एक को भी ना रखे, अवशोषण ना करे, तो उसका कलर आपको व्हाइट दिखाई देगा। तो इसका मतलब है प्रकाश अगर आपको दिन के समय प्रकाश अगर आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अगर आप एटमॉस्फेयर को छोड़ दें, आसमान को छोड़ दें, बाकी तो आपको हर जगह सफेद ही दिखाई देता है, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि वहां पे पूरे के पूरे प्रकाश को जो है उसकी स्कैटरिंग कर दी गई। यहाँ पे हम मैं परावर्तन नहीं कहूंगी, रिफ्लेक्शन, मैंने कहा था ना रिफ्लेक्शन में कि चारों तरफ बिखेर दिया है, कोई एक तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई एक ही तरफ प्रकाश नहीं गया है, मतलब सफेद दिखाए। रिफ्लेक्शन हो तो एक तरफ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है पूरे के पूरे कलर्स का जो है प्रकीर्णन हो गया है, स्कैटरिंग हो गई है, इसलिए हर जगह सफेद प्रकाश ऐसे बिखरा हुआ आपको जो है नजर आता है, ठीक है, समझ में आ गया? और जो बिखरा हुआ होने की वजह से आपके अंदर भी जो किरणें हैं यानी हर तरफ बिखरी हुई हैं, तो आपका जो रूम है, ठीक है, तो यानी छाया के अंदर भी, यानी जो हम शेडो में है, सन के डायरेक्ट सनलाइट जो है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तब भी वो बिखरी हुई किरणें आपके घर के अंदर तक आती हैं, वो बिखरी हुई किरणें, और इसी वजह से हमें घर के अंदर भी चीजें दिखाई दे पाती हैं। तो ये जो स्कैटर्ड जो लाइट है उसकी वजह से ही हमें घर के अंदर ही, जब हम सूरज के सामने होते हैं तभी तब नहीं दिखता, बल्कि घर के अंदर भी आपको चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से है? वो जो लाइट है जो उसकी स्कैटरिंग की है, वो चारों तरफ पूरे एनवायरमेंट में वो बिखेर दी है, तो वो जो किरणें है वो स्कैटर्ड लाइट है। अगर एक ही दिशा से आती और एक ही दिशा से चली जाती तो ठीक है, जिस दिशा में गई वहां तो गई पूरी की पूरी, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ, ठीक है, छोटी बड़ी इधर चली गई उधर चली गई, तो ये छोटी छोटी किरणें, छोटी बड़ी जो किरणें हैं हर तरफ चली गई, तो ये आपके, ठीक है, ये कोई कहीं चली गई, कोई हर जगह को, हर एरिया को कवर कर लेती है, इसलिए जो पूरे प्रकाश का स्कैटरिंग हुआ है उसकी वजह से ही आपको दिन के टाइम में लाइट जो है घर के अंदर भी जो लाइट है वो नजर आती है, ठीक है, चीजों को आप देख पाती हो। क्लियर है? Yes. नेक्स्ट उस पे हम चलते हैं। किसी का क्लियर नहीं हुआ हो तभी पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे फिर।
उसको बल्कि हम स्कैटरिंग की, जैसे हमने कहा ना, इसकी बात करें क्या बोलते हैं, चारों तरफ बिखर जाना, इसको हम एक तरह से डिफ्यूजन भी कह सकते हैं कि हर तरीके से पूरा का पूरा प्रकाश है डिफ्यूजन, डिफरेंट डायरेक्शंस में पूरी तरीके से डायरेक्शनलेस होके, इसको हम डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। तो पूरे के पूरे प्रकाश, जो पूरी की पूरी लाइट या पूरा का पूरा प्रकाश, ठीक है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में इस तरीके से स्कैटर हो जाए तो वो क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। तो आपका बाहर जो प्रकाश है, सनलाइट है, वो डायरेक्ट है, आपको जो दिखाई देती है आपके ऊपर गिरती है। तो घर के अंदर भी मैंने कहा कि घर के अंदर भी आपको प्रकाश भी दिखाई देगा और गर्मी भी महसूस होगी, लेकिन बाहर जो प्रकाश होगा वो तेज होगा, होता है ना कि चमकीला होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट है। और साथ में वहां पे जो टेम्परेचर है वो भी, क्योंकि सीधा आपकी स्किन से टच कर रहा है, मान लो उसकी रेज, तो वो आपको हीट भी वो आपको डायरेक्टली महसूस होगी। ठीक है, तो बाहर जब आप सूरज की रेंज में होते हैं, यानी उसके सामने होते हो, तो तब वो जो है आपका प्रकाश है वो डायरेक्ट है, और जो आपकी हीट है, टेम्परेचर फील होता है, वो भी डायरेक्ट है। लेकिन घर के अंदर जो भी आपको प्रकाश दिखाई देता है और आपको हीट भी लगती है, तो वो डिफ्यूज्ड लाइट होती है। तो वो डिफ्यूजन की वजह से आपको घर के अंदर भी प्रकाश मिल पाता है। तो ये कैसी स्टेट है, ये कैसी अवस्था है, ये डिफ्यूजन की अवस्था है। फ्यूजन होता है किसी भी चीज का मिलना। फ्यूजन जब हम करते हैं, यानी एक दो चीजों को या दो से अलग चीजों को जब हम इकट्ठा मिलाते हैं, हम इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या होता है, फ्यूजन करना, मिलाना। और डिफ्यूज करना, एक चीज को जब बहुत उसमें बिखेर देते हो, बहुत चीजों में बांट देते हो, बहुत हिस्सों में बांट देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट है, ठीक है, वो डिफ्यूज हो गई, वो एक एक जैसे हमने कहा ना, रिफ्लेक्शन में एक ही बंद आए, उसमें आई और उसमें चलेगी, डिफ्यूज नहीं हुई। लेकिन जब लाइट है बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे किरणों में अलग अलग बट जाए, ठीक है, और अलग अलग डायरेक्शन में भी बट जाए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। क्लियर है? तो आपको घर के अंदर जो भी प्रकाश मिलता है, तो वो डिफ्यूज्ड लाइट है। लाइट कैसी कैसी लाइट है, जो बिखर के आई हुई है। ठीक है, क्लियर है? एक चीज हो रहा है लगे लगाए, वो बता देती हूँ। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है जब एनर्जी ट्रेवल करती है। ठीक है, मान लीजिए एनर्जी है या कोई भी लाइट है, जैसे ट्रेवल कर रही है। हमने कहा ना कि चीजें एनर्जी ट्रेवल कर सकती हैं, सॉलिड के अंदर से, लिक्विड के अंदर से, गैस से, तो माध्यम, अलग अलग माध्यम से। अब हमने कहा कि सॉलिड का हमने जैसे डिस्कस किया था, उसके जो कण है बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, तो उसका टेक्सचर वो सॉलिड होगा, ठीक है, ठोस होगा, और ज्यादा एक तरह से स्मूथ होगा। और फिर क्या है, लिक्विड है, ठीक है, गैस है, तो उन सब का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना, कि कोई ठोस पदार्थ है, ठोस चीज दिखने में उसका संरचना, बाहर की संरचना अलग होगी, जो लिक्विड है उसकी संरचना अलग है, उसकी बनावट अलग है, और गैस की अलग है। फिर सॉलिड में भी तो तरह तरह के सॉलिड हैं। अब मान लो एक धातु वाली चीज है, एक मान लो लकड़ी है, ठीक है, कोई मान लो प्लास्टिक है, तो सॉलिड में भी फिर, यानी जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट है, तो उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, तो माध्यम कैसा है, सॉलिड माध्यम है, लिक्विड है, कि गैसियस है। ठीक है, फिर सॉलिड में भी फिर डिफरेंट डिफरेंट है, तो जो उनकी डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है ना। मान लीजिए सॉलिड तो कपास भी है, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या है, वो ज्यादा सघन नहीं है। लेकिन अगर लोहे का आप वेट लीजिए, 1 किलो का वेट लीजिए, तो उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा, वो कितनी सी थोड़ी जगह में, यानी उसकी डेंसिटी डिफरेंट है। तो चीजों की, यानी किस तरह का माध्यम है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, उसकी डेंसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो होता है ना कि आपकी जो चाल, हमने कहा है, एक
इसके अंदर मान लीजिए ये ठोस पदार्थ है, तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो घुस नहीं सकती, ठीक है, तो बीच में जगह ही नहीं है, तो इसके अंदर जा सकती है, नहीं जा सकती, तो यानी इसके अंदर इस एनर्जी जो ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड कैसी होगी, उसका एंगल क्या होगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए ये था अपना क्या बोलते हैं, मान लीजिए पानी है, अब इसके बीच में इजीली आ सकती है क्योंकि बीच में जगह है, समझ रहे हो, तो डिफरेंट माध्यमों में उनकी स्पीड अलग होगी, जो एनर्जी ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड अलग होगी और उसकी डायरेक्शन अलग होगी, क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जब एनर्जी एक ही माध्यम से, अगर मान लो सिर्फ गैस के अंदर है, यहां से स्टार्ट किया, तो इन रे ने यहां से चलना स्टार्ट किया और एटमॉस्फेयर में ही है, यहां तक मान ले उसको पहुंचना है, ठीक है, तो यहां से यहां तक चला, तो जिस एंगल से ये जा रही है ना, जिस स्पीड से और जिस एंगल से, तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक एक ही माध्यम था, यानी हम कहेंगे कि जैसे मान ली कोई रे है एटमॉस्फेयर के अंदर है और हर जगह समान डेंसिटी है, तो स्पीड भी एक ही रही और इसका एंगल भी, मान लीजिए ये 15 डिग्री का एंगल है, ये मान लीजिए इसके साथ 15 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये 15 डिग्री के एंगल से चल रही है, ठीक है, और जितनी भी स्पीड है उतनी स्पीड है, मान लो स्पीड जितनी भी है इसकी, तो सेम स्पीड से और सेम एंगल से आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं ये यहाँ पे गैसियस माध्यम में थी, यानी यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में थी, अब ये आ गई, यहाँ पे इसने आगे चली और ये आ गया आपका, मान लो ये सरफेस आ गया आपके क्या बोलते हैं धरती, ठीक है, तो ये धरती आ गई, अब कोई सॉलिड आ गया, अब धरती के अंदर यानी सूरज से किरणें जो आई पहले एटमॉस्फेयर में चल रही हैं, अब ये धरती से टकराई, अब धरती के अंदर क्या होता है, तो धरती के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो धरती जो है सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करती है, मिट्टी कह लो, आपकी रोक कह लो, उसको एब्जॉर्ब करेंगी, तो जब मिट्टी के अंदर या आपकी सरफेस के अंदर, सॉलिड सरफेस के अंदर ये जाएगी, तो इसका एंगल क्या रहेगा, क्या ये जिस एंगल से आ रही है, अगर ये ऐसे ही जाएगी क्या, जैसे ना कि बिल्कुल सीधे जैसे आ रही थी यूं ही चले जा रही है, चले जा रही है, उसी एंगल से उसी स्पीड से यूं चले जा रही है, चले जा रही है, ऐसे ही जाएगी, नहीं, ये क्या करेगी, इसको जाना तो अगर सरफेस सेम होता, माध्यम सेम होता, डेंसिटी सेम होती, तो ये यूं ही चली जाती, तो 15 डिग्री का एंगल इधर भी बनाती, 15 डिग्री के एंगल से ही जाती, ठीक है। लेकिन अब यहाँ धरती के साथ टकरा, अगर मैं इस रेड लाइन को ले लूं, ठीक है, तो यहां से टकराने के बाद इसकी जो आपका एटमॉस्फेयर है वो उसकी डेंसिटी डिफरेंट है, और यहाँ पे मतलब सॉलिड है, ठोस है, इसकी जो डेंसिटी डिफरेंट है, तो डेंसिटी के डिफरेंट होते ही स्पीड में चेंज आ जाएगा और क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये क्या होगा, बताइए, क्या होगा, एंगल बड़ा होगा, छोटा होगा, स्पीड घटेगी, बढ़ेगी, ये डिपेंड करेगा कि जो वेव है ना, वेव जो भी ये चल के आ रही है, मान लीजिए डिफरेंट टाइप की वेव है, जैसे साउंड वेव है, ठीक है, जैसे कि लाइट की वेव है, ठीक है, जैसे कि साउंड की वेव का क्या होता है, अगर हम साउंड की वेव लें, तो साउंड की वेव की जो स्पीड होती है ठोस में सबसे ज्यादा, अगर किसी धातु के ऊपर तुम मारोगे तो साउंड ज्यादा क्रिएट होता है ना, और कोई तुम पानी के ऊपर हाथ मार दो यानी स्ट्राइक किया, तब आपका क्या होगा, उतना
साउंड क्रिएट नहीं होगा। और हवा में मारोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हम हवा के अंदर हाथ मारे, कोई साउंड आ रहा है ना, ना मात्र कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो साउंड वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है कि सॉलिड के अंदर उनकी जो स्पीड है सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अगर वो लिक्विड के अंदर ट्रेवल करेंगी तो उसकी जो है स्पीड है वो उससे थोड़ा कम होगी, ठीक है। और गैसियस माध्यम में उसकी जो है और भी कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लाइट वेव्स की बात करें, प्रकाश की वेव की बात करें, तो प्रकाश की वेव है कि गैसियस माध्यम में बिल्कुल इजीली, यानी वो ज्यादा जल्दी से ट्रेवल करेंगी, समझ रहे हो। तो गैस में यानी हवा में तो कितनी जल्दी से प्रकाश, यानी बिल्कुल खाली जगह है, यानी जब हवा में हम लाइट मारते हैं तो इजीली जाएगी, पूरी जाएगी, ठीक है। पानी के अंदर तुम लाइट मारोगे तो धुंधला होता है, स्पीड यानी यानी जो लाइट की वेव है एटमॉस्फेयर के अंदर यानी गैसियस माध्यम, गैस के अंदर उसकी जो स्पीड है, क्योंकि गैस के कण दूर दूर है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। द्रव्य के अंदर उससे थोड़ा सा उसकी स्पीड कम होगी। और ठोस के कण बिल्कुल नजदीक होते हैं तो लाइट उनके अंदर से उतना घुस नहीं पाती। जैसे दीवार के, अगर हम जैसे दीवार है, ठोस है, तो लाइट है बाहर, अगर आपकी लाइट जल रही है और आपके कमरे के अंदर अंधेरा है, तो बाहर अगर लाइट, आपका पूरा कमरा बंद है तो बाहर की लाइट अंदर नहीं आ सकती, ठीक है, समझ रहे हो। तो यानी लाइट वेव्स क्या करती हैं, गैसियस माध्यम के अंदर उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्या बोलते हैं, अपना लिक्विड है उसके अंदर से क्या है, उससे कम है, और ठोस के अंदर उसकी स्पीड और भी कम है, क्लियर है। तो यानी वो किस तरह की चीज है, लाइट उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको लाइट की वेव लें समझने के लिए, अगर हम लाइट वेव का ही उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, यहाँ पे माध्यम बदल गया, तो इस पॉइंट पे, ये जो मैं ये गोल धारा बना रही, इस पॉइंट के ऊपर माध्यम बदल गया, यानी इससे ऊपर तो क्या है, गैसियस माध्यम है, और ये अब आ गया ठोस माध्यम, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसकी क्या है, माध्यम यहाँ इस पॉइंट से जहां इनका माध्यम चेंज हो रहा, तो वहां से क्या हो जाएगी, स्पीड क्या है, कम हो जाएगी। अब ये 15 डिग्री के एंगल से कर रहा था, अब ये स्पीड मान लीजिए ये यहां से जाएगी, ये जो ब्लू कलर वाली आगे दिख रही है, यानी यहां से जाना चाहिए था अगर सेम माध्यम होता, लेकिन माध्यम बदल गया, तो ये गई ऐसे, इससे, यानी इधर से ऐसे आई, माध्यम के बदलते हुए ऐसे हो गई, इसका एंगल, ठीक है, बड़ा हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई और स्पीड घट गई, ठीक है, क्लियर है। और अगर इनके बीच में लिक्विड हो, अगर हम इसको पानी मान ले, अगर ठोस होता तो मान लीजिए, अगर ठोस है तो इतना एंगल बन रहा है, गैस है तो ये ब्लू वाला बन रहा है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे पानी है, यानी हवा से अगर पानी में, जैसे मान लीजिए कोई झील है, तालाब है, उसके अंदर किरणें जाएंगी तो उसका एंगल इनके बीच का हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें स्पीड सबसे ज्यादा होती, ठीक है, लिक्विड में इतनी होती, यानी उससे कम, और सॉलिड में उससे भी कम, ठीक है। तो एंगल का चेंज, यानी लिक्विड में एंगल का चेंज कम हुआ, सॉलिड में एंगल का चेंज और भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब कोई भी किरण एक माध्यम से ना गुजर के डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से गुजर के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी दिशा में और उसकी गति में परिवर्तन आ जाता है, और यही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन करना, रिफ्रैक्ट कर दिया। अपवर्तन जिसको बोलते हैं,
ठीक है। रिफ्लेक्शन में हमने कहा था डायरेक्शन, उसमें ऐसा क्या है, उसमें एक डायरेक्शन से आए एक ही से चले गए, ठीक है, कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। इसमें है एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश कर लिया तो एब्जॉर्प्शन होना है, इंट्रैक्शन तो हुआ है, एब्जॉर्प्शन वगैरह हुआ है, लेकिन गति और उसकी दिशा बदल गई। तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन में क्या है, एब्जॉर्प्शन तो होगा, लेकिन क्या है, दिशा और गति उसकी जो ट्रेवल कर रही थी उस रेज की दिशा और गति बदल जाती है। तो ये आ गया आपका रिफ्रैक्शन। तो इतने तरह से इंटरेक्शन आपका हो सकता है। सबको समझ में आ गया क्या? ये नहीं आया ये रिफ्रैक्शन? जैसे कि हाथ है, हाथ आप देखोगे एक एंगल है, तो तुम जैसे हम देखते हैं ना, कोई लकड़ी लो, पानी के अंदर तुम डाल के देखते हो, पहले पढ़ा भी होगा, पानी के अंदर डाल के देखो, हाथ को कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ उठा हुआ लगेगा या नीचे की तरफ? जब आपको हाथ को या किसी भी लकड़ी को या किसी भी चीज को, पानी का बाल्टी लीजिए, टब लीजिए, तो क्या सेम ही उस हवा में तो सेम ही एंगल दिखाई दे रहा कि हाँ इसी एंगल से जा रहा है, उसमें डालते हुए आपको क्या वो टेढ़ा दिखाई देता है? तो वो रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप, या जो भी ये तीनों चारों चीजें हैं, चाहे तो एक बार अपनी बुक्स में से एक बार इनको पढ़िए और एक बार इनको करके देखिए कि ये एनर्जी किस तरीके से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, एक और है एटमॉस्फेरिक विंडो, और ये हमारा रिमोट सेंसिंग में आएगी। इस शब्द का यानी रिमोट सेंसिंग में जो हम एनर्जी लेते हैं, रिमोट सेंसर जो एनर्जी को ग्रहण करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है एटमॉस्फेरिक विंडो का। तो इसीलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एटमॉस्फेरिक विंडो, वायुमंडलीय खिड़की। खिड़की क्या होती है? क्या आपके रूम में आपका पूरा का पूरा रूम क्या प्रकाश को आने देता है? नहीं, यानी पूरे रूम में खिड़की वो जगह है जहां से प्रकाश एंट्री करता है। खिड़की ना हो तो प्रकाश एंट्री नहीं करेगा, समझ रहे हो? तो ये वो सेलेक्टिव एरिया होते हैं वायुमंडल के अंदर जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, एटमॉस्फेयर को पार करके धरती तक पहुंचता। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है, धूल कण है, वाटर वेपर है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें हैं। तो हमने कहा, और हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत तरह की वेवलेंथ वाली किरणें हैं, बहुत छोटी हैं, मीडियम है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो सारी की सारी जो किरणों को एज इट इज नहीं आने देता, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो आपका वायुमंडल है ट्रांसपेरेंट नहीं है कि जो सारी किरणें आ रही हैं तो पूरी की पूरी धरती तक यूं की यूं आ गई, नहीं। ठीक है, समझ रहे? तो पूरी की पूरी किरणों को ऐसे कैसे नहीं आने देते, बल्कि तो एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ हिस्से हैं, खाली जगह है जिनको खिड़, तो अब मान ले जैसे मैंने ये बना दिया, अब यहाँ पे अगर आपकी किरणें यहाँ पे आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, कुछ और होगा उनके साथ, वो धरती तक नहीं पहुंचती। ठीक है, तो लेकिन अब इसके अंदर, इस रेड के बीच में ये खिड़की है, इसके अंदर जो किरणें आ रही ना इसके रेंज में, वो धरती तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, लेकिन बाकी की जगह पे, बाकी की साइड में जो किरणें आ रही हैं, ये आ गई, उधर चली गई, ठीक है, उधर रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, कुछ और हो गया, स्कैटरिंग हो गई। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक विंडो वो जगह होती है वायुमंडल के अंदर जहां से कुछ विशेष रेंज की किरणें धरती तक डायरेक्टली पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमें एनर्जी मिली तो इन एटमॉस्फेरिक विंडो के थ्रू ही